दोस्तों, आज जिस मूवी को हम शुरू करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। शुरू से लेकर बिल्कुल आखिरी सीन तक आप इसकी हकीकत तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत ही शानदार पुनर्जन्मो नाम की सीरीज को हमने अपने आई एक्सप्लेन सीरीज चैनल पर अपलोड किया है, जिसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि पर्सनली मुझे वो सीरीज सच में गजब की लगी, जो क्लाइमेक्स से भरी पड़ी है। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, जिसमें आप खुद डिटेक्टिव का रोल प्ले करने वाले हैं, जिसका नाम है शाकाहारी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि खून से लथपथ रात के अंधेरे में एक लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे खाना पकाने वाली भट्टी में डाल देता है। इस आदमी का नाम होता है अन्ना, जो एक होटल चलाता है और लोग बड़े शौक से उस होटल में खाना खाने आते हैं। अब हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जिसका नाम अर्जुन है। उसकी पत्नी उसे कॉल करके कहती है कि तुम अपना ट्रांसफर कब ले रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम जल्दी ही ट्रांसफर लोगे। देखो, मेरी तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम फिर ट्रांसफर लेकर क्या करोगे? मुझे कुछ हो जाए इससे पहले तुम घर आ जाओ। और इस पर अर्जुन कहता है कि देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपने ट्रांसफर की और मुझे उम्मीद है वो बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद अर्जुन अपने सीनियर को कॉल करता है और अपने ट्रांसफर के बारे में पूछता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर कहता है कि देखो, अभी तुम्हारे हाथ में रिया नाम की लड़की का केस है। उसकी हत्या के आरोप में हमने उसके पति विजय को गिरफ्तार किया था, याद है? और एक बार विजय के ऊपर आरोप साबित हो जाए तुम्हारा ट्रांसफर पक्का। इसे सुनकर अर्जुन परेशान हो जाता है। वहीं अन्ना के होटल के पास ही पुलिस स्टेशन होता है और काफी समय से सभी पुलिस वाले हवलदार वहां नाश्ता करने के लिए उसके होटल पर आते हैं। अन्ना के होटल के सामने से रोज एक बस गुजरती है, जिसमें से एक कल्याणी नाम की महिला बस से उतरती है। तो अन्ना रोज बस के सामने वहां खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कल्याणी को पसंद करता है। उधर कल्याणी भी अन्ना को देखती है। दरअसल कल्याणी एक तलाकशुदा महिला है और उसका एक बेटा भी है। अन्ना की उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। अन्ना ने जिम्मेदारियों को संभालने में इतना ध्यान दिया कि अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया। अब हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां एक हवलदार अर्जुन को आकर बताता है कि विजय जेल से भाग गया। और ये सुनकर तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत सभी पुलिस वालों के साथ विजय के पीछे जाता है, क्योंकि अगर विजय भाग निकला तो उसका ट्रांसफर तो समझो गया, साथ ही उसकी नौकरी भी जा सकती है। और तभी भागते हुए उनको विजय दिखाई देता है। वो सब उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। इसलिए मजबूरन अर्जुन को उसके पैर पर गोली चलानी पड़ती है। लेकिन गोली लगते ही विजय एक खाई में नीचे गिर जाता है। अर्जुन सोचता है कि कहीं विजय मर ना जाए, नहीं तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो ये साबित भी नहीं हुआ है कि विजय ने ही रिया को मारा है। और अगर विजय मर गया तो अर्जुन का ट्रांसफर तो छोड़ो, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और शायद विजय को मारने के जुर्म में उसे जेल भी हो जाए। अब सभी खाई के नीचे विजय को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब इससे बेचारा अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है कि एक तो घर पर पत्नी चिल्ला चिल्ला कर बुरा हाल कर रही है, ऊपर से विजय नाम की ये मुसीबत गले पड़ गई। वहीं हम विजय को देखते हैं, जो इधर पुलिस से बचकर अन्ना के होटल में आता है। तभी पीछे से किचन में अन्ना आता है और विजय उससे कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैंने किसी को नहीं मारा। ये देखकर अन्ना भी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये है कौन। तभी बाहर पुलिस वाले नाश्ता करने के लिए उसके होटल में आते हैं। विजय उसे धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस वालों को कुछ भी बताया तो वो खुद की जान ले लेगा। अब अन्ना सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करे, लेकिन विजय की ऐसी हालत को देखकर वो पुलिस को कुछ नहीं बताता और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी किचन में कोई नहीं है। हालांकि उसके हाथ जो होते हैं वो पुलिस वालों के सामने होने की वजह से कांपने लगते हैं। अब पुलिस के जाने के बाद अन्ना विजय के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और पुलिस से क्यों छुप रहे हो। जिसके बाद विजय अन्ना को अपनी कहानी सुनाता है और हम कहानी का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां विजय अपने दोस्त राजू के साथ रहता है। साथ ही दोनों अनाथ भी हैं, इसलिए राजू ही एक बड़े भाई की तरह विजय की देखभाल करता है। एक दिन विजय राजू को बताता है कि मैंने फॉर्म भर दिया है, अब बस कॉल लेटर के आने की देर है। एक बार बस लेटर आ जाए फिर मैं BSF जवान बनने के लिए चला जाऊंगा। ये सुनकर राजू बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक लड़की देखी है और तुम्हारे लिए पसंद भी कर रखी है। देखो, प्लीज तुम मुझे मना मत करना, मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए मेरी ये बात मान लो।
विजय इस बात पर मान जाता है और जब वो उस लड़की के घर उसको देखने जाता है तो वो उसको पसंद भी आ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया ही है। रिया भी विजय को पसंद करती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और विजय को उसकी ज्वाइनिंग का लेटर मिल जाता है जिसमें ये लिखा होता है कि उसको ट्रेनिंग के लिए आना होगा। ये देखकर रिया उदास हो जाती है। वो सोचती है कि विजय अब उसको छोड़कर चला जाएगा। विजय भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, सिर्फ 2 साल की ही तो बात है। 2 साल के बाद मैं ट्रेनिंग पूरी करके वापस आ जाऊंगा। रिया ये सुनकर मान जाती है। अब 2 साल के बाद विजय घर वापस आता है। ये देखकर रिया बहुत खुश हो जाती है। विजय उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। लेकिन 15-20 दिन बीते ही थे कि उसे फिर से बुला लिया जाता है। वो ठीक तरह से रिया को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा होता। और तब एक दिन राजू विजय को एक लेटर के जरिए कहता है, देखो, जितना तुम रिया से दूर हो वो तुमसे उतना ही दूर होती जा रही है। मैंने आजकल उसको एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा है, इसलिए हो सके तो तुम छुट्टी लेकर वापस आ जाओ। विजय ये पढ़कर एकदम से टूट जाता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो तुरंत छुट्टी लेकर घर आता है और रिया से उस लड़के जिसका नाम रमेश है उसके बारे में पूछता है। रिया रोते हुए कहती है कि इस सब के जिम्मेदार तुम हो। हमारी शादी को 2 साल हो गए और उन 2 सालों में तुमने 1 महीना भी मेरे साथ नहीं गुजारा। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं जिसे तुम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। ये सुनकर विजय पूरी तरह से टूट जाता है और वो राजू के साथ एक बार में आकर खूब शराब पीता है। शराब पीते पीते विजय को रमेश के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी गुस्से में वो घर आता है और घर आने के बाद उसे उसके कमरे में रिया और रमेश दिखाई देते हैं। विजय को देखकर रमेश तो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन तब विजय अपना सारा गुस्सा रिया पर उतारकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद वो नशे में होने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो रिया उसको मरी हुई दिखाई देती है और कमरे में सिर्फ विजय के होने की वजह से पुलिस उसे उठाकर ले जाती है। अब ये सब सुनकर अन्ना बहुत दुखी होता है। दूसरी तरफ राजू एक वकील के पास जाता है जो विजय का मामला लड़ सके। राजू वकील को सारी कहानी बताता है, जिस पर वकील उसका केस लेने के लिए मान जाता है। फिर अगले दिन अन्ना के होटल पर हवलदार खाना खाने आते हैं, लेकिन जब अन्ना उनको नाश्ता परोस रहा होता है तभी किचन के अंदर से विजय के खांसने की आवाज आती है और ये देखकर अन्ना घबरा जाता है कि कहीं पुलिस वालों को शक न हो जाए। लेकिन जैसे तैसे विजय अपने मुंह पर कपड़ा रखकर खांसी रोक लेता है और वो खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को विजय अपने पैर से गोली निकालने लगता है क्योंकि उसे गोली लगने की वजह से बहुत दर्द हो रहा था। गोली निकालते समय विजय काफी जोर से चीखता है और ये आवाज अन्ना के पड़ोस में रहने वाला एक बंदा सुन लेता है। उसने अन्ना के पास आकर उससे पूछा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। अन्ना जैसे तैसे उसको बहाना बनाकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन तब विजय अन्ना से कहता है कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी वजह से आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। बस एक और मेहरबानी कर दीजिए, हो सके तो किसी दूसरे शहर का टिकट ला दीजिए, मैं वहाँ चला जाऊंगा। और ये सुनकर अन्ना को काफी बुरा लगता है कि विजय बेचारा कितनी मुसीबत से गुजर रहा है। इधर रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उससे ये साबित होता है कि विजय ने रिया का खून नहीं किया है, क्योंकि रिया की जान उसका गला दबाकर ली गई थी, लेकिन उसके गले पर जो निशान हैं वो विजय के नहीं हैं। इसे देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है कि विजय तो निर्दोष है और अगर अब उसको कुछ हो गया तो मैं तो गया, क्योंकि अगर विजय ने क्राइम किया होता तो वो सबसे झूठ भी कह सकता था कि सजा की वजह से विजय ने जेल में आत्महत्या कर ली। अब इस बात की चिंता अर्जुन को सताने लगती है, क्योंकि अभी तक अर्जुन को नहीं पता था कि विजय जिंदा है, इसलिए वो घबरा रहा था और अब अर्जुन को कैसे भी करके विजय को ढूंढना होगा। दूसरी तरफ राजू के पास भी अभी तक विजय की कोई खबर नहीं है। वो भी अपने दोस्त को ढूंढ ढूंढ कर काफी परेशान हो चुका है। इधर अन्ना विजय के लिए बस की टिकट की व्यवस्था कर लेता है और विजय से बोलता है कि बस सुबह 4 बजे की है, मैं तुम्हें 3 बजे उठा दूंगा। विजय अन्ना का खूब शुक्रिया करता है। अब रात बीतती है और अन्ना 3 बजे विजय को उठाने जाता है, लेकिन विजय नहीं उठता। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि गोली निकालने की वजह से उसे तेज फीवर और रिएक्शन हुआ था और समय पर इलाज न होने की वजह से उसकी जान चली गई। अब विजय भी मर चुका था, जिसे देखकर तो अन्ना की हालत खराब हो जाती है और अब इसके मर्डर में कहीं मैं न फंस जाऊं, इसलिए वो चुपके से विजय को ठिकाने लगाने की सोचता है। लेकिन कुछ पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस वाले उसको देख लेते हैं, इसलिए अन्ना वहाँ से चला जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए आखिर में वो एक बड़ा सा चाकू निकालकर विजय के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसे अपनी किचन की भट्टी में डालकर पूरी तरह से भून देता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक ट्विस्ट और बाकी है
और ये वो सीन नहीं है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अन्ना के अभी बहुत से राज हैं जिसका पर्दाफाश आगे होगा। अब अगले दिन पुलिस वाले अन्ना के होटल पर खाना खाने आते हैं और उनसे अन्ना को ये पता चलता है कि विजय ने रिया को नहीं मारा, वो निर्दोष है। ये सुनकर अन्ना की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि बेचारे विजय की किस्मत कितनी खराब थी। उसके निर्दोष होने की खबर भी तब आई जब वो इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं खाने की भट्टी में विजय की बॉडी जलने की वजह से खाने में कुछ अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए कुछ लोग अन्ना पर भी चिल्लाते हैं कि ये क्या बना दिया तुमने। पर अन्ना उन्हीं लोगों पर भड़क जाता है कि खाना है तो खाओ वरना यहाँ से निकल जाओ। इधर अगले सीन में अर्जुन के पास वही वकील आता है जिसने विजय का केस लिया था। वो अर्जुन से कहता है कि देखो, मुझे पता चला है कि विजय जेल से भाग चुका है और अगर वो नहीं मिला तो तुम बुरे फंसोगे, इसलिए जैसा मैं कहूँ वैसा करो तो तुम बच सकते हो। इसके बाद वकील अर्जुन से बोलता है कि मेरा एक पुराना केस है जिसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अगर तुम उस केस में जैसा मैं कहता हूँ वैसा बोलो तो तुम विजय के केस से बच सकते हो। ये सुनकर अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि दोबारा ऐसी बात मत कहना, नहीं तो अंदर बंद करवा दूंगा और मैं पहले से इतना परेशान हूँ और परेशान मत करो। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उधर कुछ टाइम बाद अन्ना के होटल में कल्याणी अपने बेटे के साथ आती है, जिसको देखकर अन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कल्याणी उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत न होने की वजह से वो अपने बेटे के हाथों एक चिट्ठी अन्ना को देती है, जिसको वो बड़ी ही खुशी से पढ़ने लग जाता है। और जो वो सोच रहा था वही चीज उसमें लिखी होती है कि कल्याणी भी उसे पसंद करती है और वो उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर तो अन्ना खुशी से झूम जाता है और कल्याणी के सपने देखना शुरू कर देता है। अब अगले सीन में अर्जुन अन्ना के होटल में आता है क्योंकि आसपास के सीसीटीवी फुटेज से उसे कुछ हैरान कर देने वाली चीजें पता चली थी। अब अर्जुन को वहाँ पर देखकर अन्ना की हालत खराब हो जाती है। वो सोचता है कि इतनी रात में पुलिस यहाँ क्यों आई है, क्या मकसद है इनका, कहीं इन्हें मेरे कांड के बारे में तो पता नहीं चल गया। यहाँ अन्ना अर्जुन को एक चाय लाकर देता है। तब अर्जुन उससे कहता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारा भाई रमेश अभी कहाँ है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि ये रमेश वही है जिसके साथ रिया का अफेयर हुआ था। अन्ना ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो कुछ बहाने बनाने लगता है, लेकिन अर्जुन उसे वो सीसीटीवी क्लिप दिखाता है जिसमें रात के वक्त रमेश अन्ना के घर आया था, जिस रात रिया की जान गई थी। सबूत सामने देखकर अब अन्ना सारी सच्चाई बताता है कि रमेश मेरे पास पैसे मांगने के लिए आया था। और इसी के साथ ये कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि रमेश अन्ना के घर आता है और उससे बोलता है कि मैंने रिया नाम की लड़की का खून कर दिया है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं यहाँ से दूर निकल सकूं। दरअसल मैं और रिया रिलेशनशिप में थे, लेकिन जैसे ही उसका पति दोबारा घर आया तब उसने मेरे साथ रिलेशनशिप तोड़ दी और फिर ना तो मैं उसके साथ मजे कर पाया और ना ही उसके घर से पैसे चुरा पाया। मेरा तो काम ही यही है, लड़कियों को फंसाना और उनसे पैसे लूटना। और मैं रिया से पैसे लूटने ही वाला था कि तभी विजय वहाँ आ गया, लेकिन वो शराब के नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया और उसका फायदा उठाकर मैंने रिया को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और यहाँ आ गया। ये सुनकर अन्ना के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो गुस्से में रमेश को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और ये थप्पड़ इतनी जोर से लगा था कि रमेश वहीं ढेर हो जाता है, यानी उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और इस चीज को देखकर अन्ना एकदम से शॉक्ड रह जाता है कि अब वो बुरा फंस जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले रमेश के शरीर के टुकड़े करके भट्टी में भूनता है। और दोस्तों, यही वो सीन होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा है। ये सब जानकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अर्जुन विजय के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। इस पर अन्ना उसको सब कुछ बता देता है कि जब मैंने विजय को देखा तो मुझे उस पर दया आ गई कि उसकी जिंदगी मेरे भाई ने बर्बाद कर दी, इसलिए मैंने उसकी मदद की और उसे यहाँ पर छुपा लिया, लेकिन वो बेचारा खुद मर गया, इसलिए मुझे उसे भी ठिकाने लगाना पड़ा। अब ये सुनकर अर्जुन एकदम से हैरान हो जाता है कि अन्ना इंसान है या कसाई। वो उससे कहता है कि तुम्हारे इस बयान से विजय और रिया का केस बिल्कुल सॉल्व हो गया है। रमेश ने रिया को मारकर विजय को फंसा दिया और जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुमने रमेश को ठिकाने लगा दिया, लेकिन तुमने पुलिस को ये सब क्यों नहीं बताया। इसलिए सच्चाई छुपाने की वजह से तुम्हें अब पुलिस स्टेशन चलना होगा और तुम्हें सजा भी होगी। तो अन्ना बोलता है कि सर, मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत है कि ये सब मैंने किया है। तब अर्जुन उससे कहता है कि मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ, मैंने तुम्हारा सारा बयान इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। अब अन्ना डर जाता है और अर्जुन से रिक्वेस्ट करता है कि जो हुआ वो एक हादसा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अर्जुन उसकी नहीं सुनता
और टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुए उसके बयान को सुनाने लगता है। लेकिन ये क्या, टेप रिकॉर्डर में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। दरअसल अर्जुन टेप रिकॉर्डर में बैटरी डालना ही भूल गया था। ये देखकर अब अन्ना बोलता है कि क्यों सर, जैसे गलती से आपके साथ ये हादसा हो गया वैसे ही मेरे साथ भी हुआ। ये बोलकर अन्ना जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है कि किस बेवकूफ ने तुमको पुलिस वाला बना दिया। ये सुनकर अर्जुन को काफी तेज गुस्सा आता है और वो गुस्से में अन्ना को इतनी तेज धक्का मारता है कि अन्ना का सर दीवार में लगी एक कील में जाकर घुस जाता है, जिससे अन्ना की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सीन देखकर तो अर्जुन पागल सा हो जाता है। वो सोचता है कि अब ये मेरे साथ क्या हो गया। विजय तो पहले से ही मेरे लिए मुसीबत बना हुआ था और अब अन्ना ने मरकर मेरी मुसीबत को और बढ़ा दिया। अब कोई दूसरा उपाय ना होने पर अर्जुन अन्ना की ही तरह उसे काटकर भट्टी में डाल देता है। और यहाँ आता है एक और क्लाइमेक्स। भट्टी में डालने के बाद अचानक अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वहीं अर्जुन भी तड़प तड़प कर मर जाता है। दरअसल उस चालाक अन्ना ने जो चाय अर्जुन को दी थी उसके अंदर उसने कुछ मिला दिया था, जिससे अर्जुन की जान चली गई। यानी कि अब इस कहानी के सारे पात्र खत्म हो चुके थे। अब अगली सुबह सभी पुलिस वाले यहाँ आकर छानबीन करने लगते हैं। यहाँ कल्याणी भी होती है। यहाँ उसे अन्ना का जला हुआ पत्र भी मिलता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ और जल्दी ही तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। इसे पढ़कर कल्याणी रोने लगती है और इसी के साथ इस मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।